नमस्कारम। वेलकम टू शिक्षा परीक्षा। तो केमिस्ट्री के सेक्शन में हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ देख रहे हैं, जिसमें से आई थिंक 50-60% टॉपिक कवर हो चुके हैं। अगर आपने उसके लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको देख लीजिएगा। एंटासिड, एंटी हिस्टामाइन, ट्रैंकुलाइजर्स, ये सब चीज़ें कवर हो चुकी हैं। ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें कवर की जा चुकी हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका एनालिसिस। तो एनालिसिस होता क्या है? ये होता है एक न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। ठीक, ये न्यूरोलॉजिकल यानी ये हमारा काम किस पे करने जा रहा है? ये हमारा काम करता है न्यूरो नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम पे इससे पहले एक और ड्रग्स था जो हमारा नर्वस पे काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉन्क्यूलाइजर। इसका मैं लास्ट में डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये किसको अफेक्ट करते हैं? मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर। ये उस मैकेनिज्म को मतलब अफेक्ट करते हैं जहाँ नर्व टू रिसेप्टर में जो मैसेज ट्रांसफर होता है उसको। ये क्या होते हैं? दे आर द मेडिसिन दैट यूज टू रिलीव पेन। हमारे दर्द को कम करने वाली दवाएं होती हैं। ठीक है, उससे पहले ट्रंक्लाइजर को डिस्कस करा था, वो क्या करता था? स्ट्रेस। स्ट्रेस इन द सेंस, अरे चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, इसको वो रिलीव करता था। ठीक है, तो ये पेन को रिलीव करता था। उससे पहले एंटासिड बताया था, हिस्टामाइन बताया था, एंटी हिस्टामाइन बताया था। तो ये बारी बारी चल रहा था। इसमें हम लोग पढ़े एनालिसिस, जिसमें क्या करता है इसका, ये मेडिसिन में यूज़ करता है रिलीव पेन, यानी पेन को कम करने के लिए। इसे हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं मतलब पेन किलर, पेन रिलीवर। द टर्म एनालिसिस refers to the medication that provide relief from pain without putting you to sleep। तो जो टर्म एनालिसिस है वो क्या है? वो इस तरह का टर्म जो मेडिकेशन प्रोवाइड करता है पेन से बिना हमको सुलाए, यानी विदाउट पुटिंग यू टू स्लीप, यानी हमको बिना सुलाए ये पेन को कम कर देता है। तो आइए थोड़ा इसके बारे में डीपली डिस्कस करते हैं। तो क्या है? एनालिसिस रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ पेन विदाउट कॉजिंग एनी मेंटल कंफ्यूजन। ये क्या करता है? देखिए, हमारा पेन को कम करता है विदाउट कॉजिंग एनी मेंटल कंफ्यूजन, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा है। तो नॉर्मल सी बात है कि मेंटल कंफ्यूजन के टेंशन होते हैं। ठीक, तो ये क्या है, बिना किसी मेंटल कंफ्यूजन के ही हमारे पेन को कम करता है। उसमें पैरालिसिस के भी चांस नहीं रहता है। ठीक है, और एनी अदर डिस्टर्बेंस नर्वस सिस्टम, यानी कोई और भी डिस्टर्बेंस नर्वस सिस्टम में नहीं होगी, बस हमारे पेन को ही कम करेगा। तो एनालिसिस ये हो गया। ठीक, जिससे आप पेन को क्या कर सकते हैं? पेन विदाउट एनी इम्बैलेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। सीधी बात बोल रहा है, नहीं बोल रहा है कि सो दैट यू एक्चुअली गेट रीड ऑफ द पेन विदाउट एनी इम्बैलेंस इन द नर्वस सिस्टम। तो एनालिसिस क्या कर रहा है? हमारे पेन को कम कर रहा है। ठीक, विदाउट कॉजिंग एनी मेंटल कंफ्यूजन, पैरालिसिस और एनी अदर डिस्टर्बेंस इन द नर्वस सिस्टम, जिससे आप पेन से एकदम राहत पा सकें विदाउट एनी इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मतलब कोई दिक्कत के बिना नर्वस सिस्टम में। तो इसको मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था क्या होता है। न्यूरोलॉजिकल एक्टिव होता है और कहाँ अफेक्ट करता है? ट्रांसफर मैसेज होता है मैकेनिज्म, नर्व से रिसेप्टर के बीच में जो मैसेज ट्रांसफर होता है उसी को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो एनालिसिस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है नॉन नार्कोटिक ड्रग्स एंड होता है एक नार्कोटिक ड्रग्स, जिसको हम लोग नॉन एडिक्टिव बोलते हैं, नॉन नार्कोटिक को। तो नॉन नार्कोटिक ड्रग्स को देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है एस्पिरिन का एंड पैरासीटामोल। ये सबसे कॉमन ड्रग्स होते हैं इस केस में। जो आप एस्पिरिन खाते हैं, पैरासीटामोल खाते हैं ना, तो ये नॉन नार्कोटिक ड्रग्स के ही नॉन नार्कोटिक ड्रग्स ही होते हैं। ठीक है, नॉन एडिक्टिव भी होते हैं। When you take aspirin, it acts by inhibiting the synthesis of the chemical known as prostaglandins by chemical reaction which cause inflammation in the tissue as a result of sensation pain is felt। देखिए क्या होता है ना, जब हम लोग एस्पिरिन लेते हैं तो सबसे पहले क्या करता है, देखिए जब भी कोई हम लोग ड्रग्स लेंगे तो वो कुछ फंक्शन करेगा। ठीक, तो इसका फंक्शन क्या है? ये रोकता है सिंथेसिस ऑफ द केमिकल नोन एज प्रोस्टोग्लैंडिन्स। ये जो आपका एस्पिरिन है वो रोकता है, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ द केमिकल। ये प्रोस्टोग्लैंडिन्स का जो सिंथेसिस होता है उसको रोकता है बाय केमिकल रिएक्शन विच कॉज इन्फ्लेमेशन इन द टिश्यू। ठीक, तो टिश्यू इन्फ्लेट कर जाती है, यानी टिश्यू आपको फूल जाती है। देखिए क्या होता है इन्फ्लेशन इन द टिश्यू, ये होता है आपका इन्फ्लेशन। टिश्यू रिस्पॉन्सेस टू द इंजरी, जब भी आपको चोट वोट लगती है ना तो ये स्वेल करता है। देखिए ये टिश्यू रिस्पॉन्स कर रहा है उस इंजरी को। यहाँ पे देखिए, आप ध्यान दीजिए, कभी कभी सूज जाता है, ये भी सूज गया है। ठीक, तो ये सब टिश्यू का रिस्पॉन्स है। चोट लगने के बाद ही ऐसा होता है। आप नोटिस करिएगा, कभी चोट लगेगी आपको तो आप रेडिश हो जाएगा या स्वेल कर जाएगा। तो इंजरी के बाद जो टिश्यू हमारा रिस्पॉन्स करता है तो इस तरह से रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, बाय स्वेलिंग, बाय गेटिंग रेडिश। ठीक, तो ये सब होते हैं। लेकिन क्या करता है, ये देखिए क्या करता है, एस्पिरिन करता है, इट एक्ट द इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ द केमिकल। तो
तो ये रोकता है, ठीक है, किसका? केमिकल नोन एज प्रोस्टोग्लैंडिन बाय केमिकल एक्शन विच कॉज इन्फ्लेमेशन। ये क्या करता है? जो जो यहाँ पे स्वेलिंग हो रहा है ना, ये स्वेलिंग हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? वो प्रोस्टोग्लैंडिन्स। जब चोट लगेगी तो इसकी वजह से स्वेलिंग होगा, ठीक। तो जब अब आप एस्पिरिन ले लेंगे, एस्पिरिन अगर ले लेते हैं आप, तो ये स्वेलिंग होगी ही नहीं। तो ये क्या क्या, जब आपको कहीं चोट लगी तो आपका क्या होगा? देखिए यहाँ पे जब चोट लगने के बाद क्या होता है, अपना प्रोसेस देखिएगा। ये केमिकल, ये प्रोस्टोग्लैंडिस होता है, केमिकल सीक्रेट करता है, लेकिन जब हम लोग एस्पिरिन ले लेंगे तो क्या करेगा? उसको रोक देगा, ठीक है। नहीं कह रहा है इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ द केमिकल नोन एज प्रोस्टोग्लैंडिस, यानी उसको रोक रहा है, विच कॉज इन्फ्लेमेशन इन द टिश्यू। तो जब रोक देगा तो टिश्यू फूलेगा। ये नहीं कह रहा है विच कॉज, ये जो होता है ना प्रोस्टोग्लैंडिन्स, ये क्या करता है? सॉरी, ये क्या करता है? ये क्या करता है? कॉज इन्फ्लेमेशन इन द टिश्यू, यानी टिश्यू को स्वेल करता है, ठीक। तो एज अ रिजल्ट सेंसेशन पेन इज फेल्ट। और जब स्वेल होता है तो दर्द भी होता है, लेकिन उससे हमको रिलीफ के लिए क्या यूज करते हैं? एस्पिरिन यूज करते हैं, ठीक है। तो एस्पिरिन का समझा गया फंक्शन क्या होता है? ये इनहिबिट, रोकता है सिंथेसिस ऑफ द केमिकल नोन एज प्रोस्टोग्लैंडिन्स। ये इसके केमिकल को सिंथेसिस होने से रोकता है, ठीक है, बाई केमिकल रिएक्शन। आगे चलते हैं। ये ड्रग और कहाँ यूज किया जाता है? मेनी अदर इफेक्ट सच एज रिड्यूसिंग फीवर, जो फीवर को कम करते हैं उसे एंटीपायरेटिक बोला जाता है। उसके अलावा ये प्रिवेंट करता है प्लेटलेट कोआगुलेशन को। उसके अलावा ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन भी है इसका। जो एस्पिरिन है उसका एक और फंक्शन क्या है? इसमें एंटी ब्लड क्लॉटिंग, यानी जो ब्लड क्लॉट होता है ना चोट लगने के बाद, जो कहीं चोट लगेगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो बस मसल्स पे चोट लगी है, लेकिन मान लीजिए कहीं कट वट जाता है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है। ब्लड क्लॉट यानी खून जम जाता है, ठीक है। तो उसको भी एस्पिरिन रोकता है। एंटी ब्लड क्लॉटिंग नहीं बोले हैं, यानी उसको रोकने वाला है। वाई एस्पिरिन इज यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक्स। हार्ट अटैक के प्रिवेंशन में भी कभी यूज किया जाता है, ठीक है। तो एस्पिरिन का मैंने यूज बता दिया। बहुत सारे बताएं, रिड्यूसिंग फीवर, प्रिवेंटिंग प्लेटलेट कोआगुलेशन, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन, जिसकी वजह से हम लोग इसको हार्ट अटैक में यूज किए जाते हैं, कर देते हैं। उसके अलावा क्या था? ये एस्पिरिन क्या करता है? इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल नोन एज, ये इसको प्रोस्टोग्लैंडिन्स, यानी इस केमिकल के सिंथेसिस को रोकता है। जो हमारे जो केमिकल क्या करता है? प्रोस्टोग्लैंडिन्स। ये जो यहाँ पे जो हो रहा है ना, ये किसकी मेहरबानी है? ये मेहरबानी है आपका, दिस इज ऑल ड्यू टू प्रोस्टोग्लैंडिन्स। ये एनसीईआरटी में तो नहीं दिया, पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने डायग्राम अपनी तरफ से ऐड किया था, ठीक। तो आपको ये नॉन नार्कोटिक ड्रग समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें पैरासीटामॉल भी एक एग्जाम्पल था। इसके बारे में आप जानते ही होंगे कितना यूज़ किया जाता है पैरासीटामॉल फीवर में। तो ये भी एक एंटीपायरेटिक ड्रग है, ठीक है। तो अगर पूछ दे कि एंटीपायरेटिक क्या है, तो एंटीपायरेटिक कौन कौन सा है? तो एस्पिरिन, पैरासीटामॉल, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। अब आगे चलते हैं, नार्कोटिक एनालिसिस। तो देखिए ये क्या करते हैं? दे एक्ट बाय रिलीविंग द पेन एंड प्रोड्यूसिंग स्लीप। जैसे वो क्या था? ये बिना सुलाए काम कर रहा था, ठीक है। ये जो दर्द से आराम, देखिए पास सुनिए, पहले क्या हमने बताया था कि एनाल्जेसिक होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है? कि दर्द खत्म करेगा। तो इसके दो एग्जांपल थे, एक नार्कोटिक था, एक नॉन नार्कोटिक था। नॉन नार्कोटिक है नॉन एडिक्टिव, लेकिन जो ये होता है ये क्या है? नार्कोटिक एनाल्जेसिक, एडिक्टिव भी हो सकता है। तो कभी कभी लोग ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं ना, तो नार्कोटिक ड्रग्स ही होता है, ठीक। तो नार्कोटिक में क्या है? ये क्या करते हैं? अभी पेन से रिलीव ही देते हैं, पर प्रोड्यूसिंग से यानी आपको सुला के देंगे। लाइक इफ द डोज ऑफ दिस एनालिसिक ड्रग इंक्रीजेज, अगर इसका ड्रग आप ज़्यादा ले लेंगे, देन इट कैन लीड टू कोमा, यानी कोमा में चले जाएंगे, और फाइनली रिजल्ट इन डेथ। बस सुनिए, जब ये क्या बोल रहा है, ये दर्द से तो रिलीफ देगा ही, लेकिन इसमें क्या कर रहा है? प्रोड्यूसिंग स्लीप, यानी आपको सुलाने वाला भी इसमें, मतलब इसमें सुलाने वाले भी पार्टिकल्स हैं। यानी अगर आप खा लेंगे इसको, अगर इसका डोज ज़्यादा हो जाएगा, और कि वो तो मैं बता रहा हूँ कि आप किसी भी चीज़ का डोज ज़्यादा लेंगे, अगर डोज ज़्यादा रहेगा तो उसका इफेक्ट आपको, आपके लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है, डेंजरस भी हो सकता है। लाइक अगर आप कोई भी नार्कोटिक ड्रग्स, नार्कोटिक एनालिसिस वाला चीज़, अगर आप उसको ज़्यादा ले ले रहे हैं, तो आप इससे कोमा में चले जाएंगे, क्योंकि उसका काम क्या है? पेन से रिलीव करने के लिए आपको सुला देता है, ठीक है। तो समटाइम्स लोग कोमा में चले जाते हैं, और उसका एग्जाम, मतलब कोमा में जाना मतलब कितने कितने साल तक कोमा में रहेंगे, और आखिर में क्या होता है? टपक लेते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था कि ड्रग्स की एक मात्रा होती है, एक डोज होता है। अगर डोज ज़्यादा ड्रग्स लेंगे तो आपके लिए हानिकारक ही है, ठीक है। तो उसके डोज के हिसाब से लिया जाता है। इसका एग्जांपल आपका मॉर्फिन है। मॉर्फिन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक यूज्ड नाउडेज। ये मॉर्फिन सबसे कॉमन नार्कोटिक्स है जो आजकल यूज किया जाता है। ये कहाँ से आता है? ओपिएट्स, सॉरी, इसको ऑल्सो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपिएट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ से पाया जाता है? ये ओपियम पॉपी से पाया जाता है, ठीक है। ओपियम पॉपी से ही ओपिएट्स, यानी
जो मॉर्फिन बनता है ना, जो मॉर्फिन बनता है ओपियम पॉपी से बनता है, इसलिए हम लोग ओपिएट भी बोलते हैं। ठीक। इसके अलावा क्या है, नार्कोटिक एनालिसिक और पेन किलर द मोस्ट यूज फॉर रिलीविंग। देखिए, सबसे ज़्यादा इसको यूज कहाँ किया जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, यानी कोई सर्जरी होती है उसके बाद का जो पेन होता है उसके लिए, क्योंकि सर्जरी के बाद जो पेन होता है वो अनबियरेबल होता है, सह नहीं सकते हैं उसको। कार्डियक पेन, अब पेन ऑफ टर्मिनल कैंसर, इन सारे पेन और जो चाइल्ड बर्थ टाइम में जो पेन होता है उन सब में हम लोग उसको यूज करते हैं, नार्कोटिक वाले को यूज करते हैं। ठीक है। तो जो पूछा है, कभी कभी पूछ देगा कि कौन सा ड्रग्स या कौन सा एनालिसिस हम लोग यूज करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए, कार्डियक पेन के लिए, टर्मिनल कैंसर पेन के लिए, चाइल्ड बर्थ के टाइम, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नार्कोटिक एनालिसिस एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मॉर्फिन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा तभी यूज किया जाता है। ठीक। तुम लोग एस्पिरिन को हम लोग एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड भी बोलते हैं। जो एस्पिरिन होता है ना, इसका एक और नाम क्या है, इसका रियल नेम क्या है, मतलब केमिकल नेम, फार्मूला नेम इसको क्या है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। इसका इसका स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूँ आपको, थोड़ा इजी रहेगा। थोड़ा जगह तो नहीं, पर मैं ट्राई करता हूँ। इसका स्ट्रक्चर दिखेगा, पहले आता है इसमें बेंजीन, एक ये हो गया यहाँ पे। उसके अलावा क्या होगा, इसमें एसिड है, तो एसिड को तो यहाँ पे ऐड करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा ये आपका मिल जाएगा इसमें, यहाँ से सी जाएगा, डबल बॉन्ड ओ सी H3। तो ये आपका स्ट्रक्चर है इसका एस्पिरिन का। इसका फार्मूला क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ आपको, C9H8O4। ठीक है, तो आपका एस्पिरिन हो गया। अब चलते हैं कुछ और देख लेते हैं, कुछ PYQs हैं, इसके देख लेते हैं पहले। तो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग्स रिड्यूस फीवर। देखिए, जेई मेंस का PYQ, ये भी जेई मेंस का है, और जेई मेंस का है तो नेट में पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। तो कौन सा टाइप्स ऑफ ड्रग्स होता है फीवर को रिड्यूस करता है, एनालिसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, ट्रांक्विलाइजर। तो मैंने बताया था एंटीपायरेटिक ही फीवर को रिड्यूस करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। एस्पिरिन इज नोन एज, देखिए आ गया क्वेश्चन, फिनाइल सैलिसाइटिक, एसिटाइल सैलिसाइलेट, मिथाइल सैलिसाइलिक। तो क्या था इसका, एसिटाइल सैलिसाइलिक। इसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया था वहाँ पे, क्लियर नहीं था, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर देखिए, फी 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 एक दो बेंजीनम, इसमें हम जोड़ देंगे आपका एक एसिड ओ, यहाँ से एक सी जुड़ेगा, यहाँ से भी एक ओ जुड़ेगा, CH3। ठीक है, टोटल कितने 6 सी आ जा रहे हैं, यहाँ पे सी आ जा रहे हैं 9H8O4। तो ये आपका हो जा रहा है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस करा, एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं, कुछ स्ट्रक्चर जो NCERT में दिए हैं। ये आपका कोडिन का स्ट्रक्चर है, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर, ये सब किसके एग्जाम्पल है, नार्कोटिक एनालिसिस के एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और ये आपका हीरोइन, नहीं सुने क्या, हीरोइन, हीरोइन क्या होता है, वही तो है हीरोइन जब सुनते आए हैं। तो ये भी इसका एग्जाम्पल आपका हो जा रहा है। तो हीरोइन हो गया, कोडिन हो गया, मॉर्फिन हो गया। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेगा, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ड्रॉ करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर आपको याद करने हैं। अब तक मैंने जितने स्ट्रक्चर बताए हैं, वो मैं जब आपका PYQ सेशन लूंगा ना, उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कितने एग्जाम, कितने क्वेश्चन आपके बस स्ट्रक्चर से आ जाए। कम से कम मान लीजिए कि 80% क्वेश्चन तो बस स्ट्रक्चर से पूछता है मेंस में और नीट में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने चाहिए, स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा। ये चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।